हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि प्रत्येक स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के पास प्रत्येक वीडियो जाए और वह स्टूडेंट्स इस वीडियो से घर में बैठे लॉकडाउन के कारण अपना भी कंपटीशन के लिए भी अच्छी तैयारी कर सके। तो आज अपने बात करेंगे मक्का में बचा हुआ तीसरा पार्ट क्या है। मक्का के अंदर अपना उन्नतशील प्रजाति खाद उर्वरक तक हो चुका है। उसके बाद अपने बात करेंगे आज मक्का के ऊपर बात करेंगे। आज मक्का में रहता है अपना, कल हो गया था इंटरक्रॉपिंग यानी अंतरा कृषि, यहां से बात करेंगे आज अंतरा कृषि भी कह सकते हो या इसे इंटरक्रॉपिंग भी कहा जाता है। इंटरक्रॉपिंग भी कहा जाता है यानी इसके अंदर मक्का के प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं। तो मक्का के प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं? प्रमुख खरपतवार, मक्का के प्रमुख खरपतवार कौन कौन से रहते हैं? तो मक्का के प्रमुख खरपतवार रहते हैं, पहला इसके अंदर रहता है सावा, सावा के बाद मकरा, मकरा के बाद रहता है बंदरा, बंदरी, उसके बाद रहता है बरू घास, बरू के बाद दूब घास, दूब घास के बाद नेक्स्ट खरपतवार आता है इसका हजार दाना, हजार दाना भी लिख सकते हो। उसके बाद रहता है लहसुआ, लहसुआ, लहसुआ के बाद जंगली चौलई, जंगली चौलई भी इसका प्रमुख खरपतवार रहता है। चौलई इसका, ये रहते हैं मक्का के प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं? पहला रहता है सावा, सावा के बाद दूसरा मकरा, मकरा के बाद बंदरा, बंदरी, बरू, दूब घास, हजार दाना, लहसुआ, जंगली चौलई, ये रहते हैं मक्का के प्रमुख खरपतवार। अब इसके अंदर क्या है कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका नियंत्रण कैसे करोगे आप? तो इसका नियंत्रण करोगे, सिमाजीन का उपयोग किया जाता है, सिमाजीन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि पूछा जाता है कंपटीशन में कौन सा खरपतवार नाशी मक्का के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा माना जाता है? सिमाजीन माना जाता है। और इस प्रकार एग्जाम्पल में मैंने पहले एक और बताया था कि धान के अंदर बताया था, धान में कौन सा प्रमुख रूप से खरपतवार नाशी यूज किया जाता है? प्रोपेनिल, जो मैंने पहले बता चुका हूं मैं। राइस के अंदर प्रोपेनिल, जिसका दूसरा नाम स्टाम्प F34 भी बताया था मैंने, स्टाम्प F34। तो इसी प्रकार जो सिमाजीन है वो मक्का के लिए प्रमुख रूप से खरपतवार नाशी यूज किया जाता है। तो इसके अंदर अगर पूछा जाए कि इंटरक्रॉपिंग के अंदर कि प्रथम निराई गुड़ाई कब की जाती है, तो इसके अंदर प्रथम निराई गुड़ाई कितने दिन बाद की जाएगी? तो प्रथम निराई गुड़ाई की जाती है 20 से 25 दिन बाद, यानी 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई की जाती है मक्का के अंदर। अगर इसके अंदर द्वितीय या सेकंड निराई गुड़ाई पूछा जाए तो कितने दिन बाद होती है? तो वो होती है 35 से 45 दिन बाद अपने इसकी दूसरी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो ये रहता है इसका अंतरा कृषि या इंटरक्रॉपिंग मक्का का। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके ऊपर पादप संरक्षण के अंदर, यानी मक्का के अंदर पादप संरक्षण में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहले ही बता चुका हूं कि पादप संरक्षण के अंदर प्रमुख रूप से कीट आएंगे और प्रमुख रूप से उसकी बीमारियां यानी कौन कौन से रोग है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो अपने पहले इस पर प्रमुख कीट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला रहता है अपना प्रमुख कीट।
प्रमुख, तो मक्का के अंदर प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? तो मक्का के अंदर पहला कीट अपने रहता है, पहला कीट बात करेंगे अपने दीमक के ऊपर। दीमक पहला कीट कौन सा है? दीमक होता है। तो दीमक का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? ओडेंटोटर्मिस ओबेसस रहता है, ओबेसस रहता है इसका जूलॉजिकल नाम। तो ये क्या करता है कि मक्का के अंदर मक्का की जड़ों का प्रमुख कीट माना जाता है, या भयंकर लिख सकते हो, भयंकर कीट है ये। यानी मक्का की जड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? दीमक होता है। अगर इसका नियंत्रण करना चाहते हो तो नियंत्रण पूछा जाता है, तो इसके अंदर आप अपने कंट्रोल करोगे या इसका नियंत्रण करोगे। तो इसका नियंत्रण किससे किया जाएगा? तो इसका नियंत्रण किया जाता है क्लोरीपाइरिफॉस बीसीसी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग किया जाता है। तो एक पहला कीट हो चुका है दीमक। दीमक के बाद दूसरा कीट कौन सा रहता है? तो इसके अंदर मक्का के अंदर दूसरा कीट रहता है तना छेदक का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, प्रमुख कीट ये भी माना जाता है। कंपटीशन में इसका जूलॉजिकल नाम बहुत बार पूछा जाता है। तो तना छेदक का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? तो इसका जूलॉजिकल नाम होता है चिलोपाटेलस इसका जूलॉजिकल नाम रहता है। इसके लक्षण क्या है? तो तना छेदक के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये बताओगे ये क्या नुकसान पहुंचाता है मक्का को? मक्का को क्या रहता है? एक तो मक्का का प्रमुख कीट मान लिया, प्रमुख कीट हो चुका है, सबसे हानिकारक है। और दूसरा इसके अंदर बताओगे ये कौन सी अवस्था के अंदर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो तना छेदक होता है वो लार्वा अवस्था के अंदर, लार्वा अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है मक्का को। सर्वाधिक कौन सी अवस्था यानी कौन सी स्टेज के अंदर नुकसान पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है लार्वा अवस्था के अंदर। तीसरी बात ये भी देख सकते हो कि इस कीट के कारण पौधों के अंदर डेड हार्ट उत्पन्न करता है, यानी मृत टिश्यू, यानी पौधों के अंदर डेड हार्ट उत्पन्न करने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? पौधों में डेड हार्ट उत्पन्न करने वाला प्रमुख कीट कौन सा होता है? यानी डेड हार्ट का मतलब मृत टिश्यू उत्पन्न कौन करता है? तना छेदक कीट के कारण पौधों के अंदर डेड हार्ट या मृत टिश्यू उत्पन्न हो जाता है। चौथा इसके अंदर इसका लक्षण ये रहता है कि मक्का की प्रारंभिक अवस्था यानी 1 महीने की अवस्था के अंदर, 1 महीने की अवस्था में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। 1 महीने की अवस्था में नुकसान पहुंचाना तना छेदक शुरू कर देता है। तो ये रहता है इसका दूसरा कीट। अगर इसका कंट्रोल पूछा जाए कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो तना छेदक का कंट्रोल करोगे आप, इसका कंट्रोल किया जाता है कार्बोफ्यूरॉन 3G और दूसरा फोरेट के द्वारा भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा रहता है बोरेट के अलावा डाइमिथोएट TCC से भी इसका नियंत्रण कर सकते हो। तो तीसरा कीट कौन सा है? तो मक्का के अंदर तीसरा कीट रहता है तना मक्खी,
तना मक्खी भी कह सकते हो या परोह मक्खी भी कहा जाता है। तो मक्का के अंदर तीसरा कीट रहता है तना मक्खी। तना मक्खी या इसे परोह मक्खी भी कहा जाता है। परोह मक्खी ये प्रमुख कीट ज्वार का भी माना जाता है। तो इसके अंदर ये भी क्या नुकसान, ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर नुकसान पहुंचाता है, प्रारंभिक अवस्था में नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही ये ज्वार के अंदर नुकसान पहुंचाता है। अगर इसका कंट्रोल पूछा जाए तो इसका कंट्रोल करोगे आप कार्बोफ्यूरॉन से भी कर सकते हो। कार्बोफ्यूरॉन 3G से इसका नियंत्रण किया जाता है। तो अब ये प्रमुख रूप से 3 कीट हो चुके मक्का के प्रमुख कीट है। प्रमुख कीट के अलावा अगर इनका जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो मैं जैविक नियंत्रण की सामग्री आपको बता देता हूं कि जैविक नियंत्रण मक्का के अंदर इन कीटों को कैसे नियंत्रण करोगे। तो शुरुआत के अंदर अपने सामग्री, आवश्यक सामग्री की बात करते हैं। इसके अंदर आवश्यक सामग्री कौन कौन सी आती है, जो घोल तैयार किया जाता है उसमें कितनी मात्रा यूज की जाती है। तो आवश्यक सामग्री के अंदर शुरुआत में पहला रहता है गौमूत्र। गौमूत्र की मात्रा कितनी लोगे आप, 20 लीटर। 20 लीटर मात्रा गौमूत्र की ली जाती है। दूसरा इसके अंदर रहता है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां, नीम की पत्तियां कितना यूज किया जाएगा, नीम की पत्ती यूज की जाएगी 5 किलोग्राम। उसके बाद 3 नंबर पर आप लिख सकते हो नीम की पत्ती के बाद तंबाकू की पत्ती। तंबाकू की पत्तियां, तंबाकू की पत्तियां कितनी यूज की जाती है, 500 ग्राम तंबाकू की पत्ती यूज करोगे। 4 नंबर पे अपना रहता है इसके अंदर आग की पत्तियां। आग की पत्तियां, आग की पत्तियां कितनी यूज करोगे आप, तो आग की पत्तियां यूज की जाती हैं 2 किलोग्राम। उसके बाद 5 नंबर पे रहता है अदरक। अदरक की मात्रा कितनी यूज करोगे, 200 ग्राम अदरक की मात्रा यूज की जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो गुड़ भी इसके अंदर यूज किया जाता है। गुड़ की मात्रा कितनी रहती है, 1 किलोग्राम गुड़ की मात्रा उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा गुड़ के अलावा इसके अंदर गुड़ के अलावा बात करेंगे तो इसके अंदर नेक्स्ट रहता है अपना 7 नंबर पे हींग। हींग की मात्रा कितनी यूज की जाती है, हींग की मात्रा यूज करेंगे 20 ग्राम। हींग के अलावा इसके अंदर बात करेंगे, हींग की बात हो चुकी है। हींग के अलावा लाल मिर्च, लाल मिर्च की मात्रा कितनी दी जाती है, लाल मिर्च की मात्रा 150 ग्राम दी जाती है। कितनी मात्रा दी जाती है, 150 ग्राम मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर रहता है दतूरा। दतूरे का उपयोग कितनी मात्रा में, 3 किलोग्राम दतूरे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद रहता है 10 नंबर पर इसके अंदर बेशरम की पत्तियां। बेशरम की पत्तियां, बेशरम की पत्तियां कितनी यूज की जाती हैं, बेशरम की पत्तियां 1 किलोग्राम यूज की जाती है। ये रहती है आवश्यक सामग्री जो जैविक नियंत्रण में काम में ली जाती है। पहला कौन सा है, पहला इसके अंदर जैविक नियंत्रण में पहले आवश्यक सामग्री में 20 लीटर आप लोगे गौमूत्र। गौमूत्र के बाद नीम की पत्तियां 5 किलोग्राम, और उसके बाद तंबाकू की पत्तियां यूज की जाती है 500 ग्राम। आग की पत्तियां 2 किलोग्राम और अदरक की पत्तियां 200 ग्राम और गुड़ की मात्रा 1 किलोग्राम। उसके बाद हींग की मात्रा 20 ग्राम और लाल मिर्च की मात्रा 150 ग्राम और दतूरे की मात्रा 3 किलोग्राम। और बेशरम की पत्तियां कितनी यूज की जाती हैं, 1 किलोग्राम यूज की जाती हैं। इनकी क्या होता है कि 3 दिन तक क्या करोगे, इसको छाया में छोड़ दीजिए।
उसके बाद अगर उपयोग में लाना है तो आवश्यक सामग्री का 2.5 गुना, यानी जो आपने इसका घोल तैयार किया है उसका 2.5 गुना प्रति हेक्टर की दर से उपयोग में लिया जाता है। अब अपने बात करेंगे जैविक नियंत्रण हो गया, अब इसमें बात करेंगे अपने आवश्यक या प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।